हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके 10th क्लास का भौतिक विज्ञान का लेसन जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हम पहले ये जानते हैं कि हमारा प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं जाके, प्रकाश कहते हैं। इसके गुण भी हैं, यह हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। कैसी चलता है? सीधी रेखा में चलता है जाके। प्रकाश चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। और इसमें संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है जाके, ये इसका गुण है। और आगे है इसी के गुण है। और अगर किसी भी अपारदर्शी मतलब कोई वस्तु ऐसी है जिसमें प्रकाश इधर से एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाता है जाके, तो उसकी तीक्ष्ण छाया बनाता है जाके। तीक्ष्ण से मतलब एक काले रंग की उसकी छाया बनाता है जाके। और अगला है, इसकी निर्वात में सबसे अधिक गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है जाके। क्लियर हुआ जाके। अब है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन समझते हैं कि पहले समझते हैं परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब है जब हम किसी किरण को सीधा किसी वस्तु पर डालें, ठीक, तो वो वहां से वापस हो जाए, तो उसी को हम क्या कह देते? परावर्तन, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा देखते, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ कोई पृष्ठ हो, जैसे दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश अधिकांश परावर्तित कर देता जाके। जब कोई परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का नियम क्या है तो ये पहले जानते हैं जाके। तो परावर्तन का पहले आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जिस प्रकार समझे, देखो ये है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, जब किसी माध्यम से किरण आती है और किसी तल पर या किसी पृष्ठ पर जब टकराती है तो वो परावर्तित होती है। तो उनके जो बीच के कोण होता है, बीच की और रेखा होती है अभिलंब, अभिलंब से बनने वाले कोण उनके बीच में आपस में वो कैसे होते? बराबर होते हैं, ठीक। और आपतित किरण परावर्तन का आपतन बिंदु कहाँ पर? आपतन बिंदु होता है बिल्कुल नीचे पे, जहाँ पर परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक ना। तो यही है आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तन किरण के सभी किरण एक ही तल पर होते हैं। क्लियर हुआ जाके। अब आगे है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया। किसी वस्तु का, कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनना, उसकी छाया कैसी बनेगी जाके, ये देखते हैं जाके। प्रतिबिंब वहां बनता है जहां बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित करती हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। जैसे कि अगर हम कोई ऐसे नहीं है हम डायरेक्टली बन जाएगा जाके, एक ही किरण जा रही है, जब तक 2 किरणें आपस में नहीं टकराएंगी जाके तब तक वो प्रतिबिंब नहीं बनेगा जाके। अब प्रतिबिंब हमारे होते हैं जाके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं जाके? 2। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है जाके? जब वास्तविक किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं जाके, ठीक है ना। और जब एक कब बनता है जाके? जब कैसी? आभासी किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं जाके, ठीक है ना। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जाके। कैसा बनता है जाके? ये वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा बनता है जाके, ठीक। और ये कैसा बनता है? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये और आभासी और सीधा बनता है जाके, ठीक। क्लियर हुआ जाके। आगे समतल दर्पण। समतल दर्पण तो सब लोग जानते हैं जाके, जो घर में देखने वाली, हम अपना चेहरा जिससे शीशे में देखते हैं उसे हम समतल दर्पण कहते हैं जाके, ठीक। तो इसमें कैसा क्या बनता है जाके? तो समतल दर्पण आभासी एवं सीधा होता है। जैसे कि अगर इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा जाके वो आभासी और सीधा बनेगा जाके, ठीक। क्लियर हुआ जाके। आगे है नंबर 2, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं किसी भी समतल दर्पण में, तो उतनी ही बराबर दिखता है जितनी वो उसमें वास्तविक उसकी दूरी पर है, उसका जितना आकार है। ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा दिखाई दे। और अगला है
प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दूरी है। अगर हम 1 मीटर की वस्तु पर 1 मीटर समतल दर्पण से दूर खड़े हैं तो प्रतिबिंब भी है वो हमारा 1 मीटर दूर पीछे बनेगा जाके। ठीक, क्लियर हुआ। परिवर्तित पार्श्व परिवर्तित होता है। क्लियर। आगे पार्श्व परिवर्तन क्या है? वस्तु को यदि हम दाएं से दाएं करें और बाएं का दाएं, ये समझें। पहले पार्श्व परिवर्तन समझें क्या होता है जाके। जैसे कि हम एम्बुलेंस का देखते हैं तो उस पर देखो उल्टा लिखा हुआ होता है जाके, ठीक है ना। दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, इसलिए उस पर उल्टा हुआ लिखा हुआ होता है जाके कि जब उसकी किरणें हमारे नेत्रों में पड़ती है तो नेत्र में जब वो उल्टा बनेगा जाके तो वो हमारा आंखों में कैसा बनेगा जाके, वो सीधा बनेगा जाके। क्लियर है। तो इसीलिए वो कैसा होता है, दाएं से बाएं प्रतीत होता है और या बाएं से दाएं होगा जाके। ठीक, क्योंकि हम जब कभी भी लिखे हुए अक्षर अगर समतल दर्पण पर देखते हैं तो वो हमेशा उल्टे हुए प्रतीत होते हैं। ये थी हमारी जनरल बातें। अब है दर्पण। क्या है? दर्पण है। दर्पण में हम 2 प्रकार के पढ़ेंगे जाके दर्पण, गोली दर्पण और अब पढ़ेंगे जाके दर्पण या गोली दर्पण। गोली दर्पण परावर्तक अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक, उसे क्या कहेंगे जाके, गोली दर्पण। ठीक है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले का केंद्र वक्रित होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं जाके। जैसे ये हमारा कैसा है, बाहर की ओर धसा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे जाके, अवतल दर्पण कहेंगे जाके। क्लियर है। इसी प्रकार जब हमारा क्या होगा जाके, पृष्ठ बाहर की ओर कैसा हो, वक्रित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे जाके, उत्तल दर्पण कहेंगे जाके। ये रहा जाके, तो ये हमारा बाहर की तरफ है, इस साइड बाहर की तरफ हो गया जाके, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया जाके। क्लियर। अब इसमें कुछ शब्द प्रयोग होंगे जाके, उनको हम देखते हैं जाके क्या क्या कहाँ पर होते हैं जाके। ठीक, तो सी को हम कहेंगे जाके सेंटर। क्या कहेंगे जाके? सेंटर, केंद्र। बिल्कुल सही है। और आर होगी जाके हमारी रेडियस, त्रिज्या, और एफ होगी फोकस, और स्मॉल एफ होगी जाके हमारी फोकस, दूरी, और पी होगा जाके पोल। ठीक, और एम एन को कहेंगे जाके वक्रता। क्या कहेंगे जाके? वक्रता या द्वारक। सॉरी, क्या कहेंगे जाके, हम इसे द्वारक कहेंगे जाके। इसको हम क्या कहेंगे जाके? द्वारक। क्लियर है। अब पढ़ते एक एक करके। नंबर 1 है ध्रुव या पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक केंद्र के पृष्ठ को ध्रुव कहते हैं। ये है, इसको हम क्या कहेंगे जाके, जो मुख्य अक्ष पर काटता जाके जहाँ पे, ये तो हमारा क्या कहलाएगा जाके, ध्रुव कहलाएगा जाके। ठीक है ना। यह पृष्ठ के, यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे हमको प्राय पी से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष ये है। क्या है मुख्य अक्ष? हमारी मुख्य अक्ष समझेंगे जाके। मुख्य अक्ष हमारी ये है, ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं जाके, मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ध्रुव है, कहीं भी ध्रुव होगा जाके, तो जो वो हमेशा मुख्य अक्ष से होकर जाएगी जाके। ये समझ लीजिए बात को। ठीक है, क्लियर। अगर अगला है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को समझते हैं। गोली दर्पण का वक्र परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्रीय केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या तो आप बता ही चुके हैं, हम हो ही। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। द्वारक है वो, इसे हम ओमन से करते हैं कि जब हमारा कोई व्यास को हम क्या कहेंगे जाके, उसको हम द्वारक कहते हैं। ठीक, मुख्य फोकस के अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर रेखा किरण आकर मिलती है
परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, महसूस होती है, उस बिंदु को गोली का मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से नोट करते हैं। अब यहाँ पे देख ले, संबंध है गोली वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, जो वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। ठीक है ना, क्लियर है। जो वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है, फोकस से दोगुनी होती है। ठीक है, क्लियर, आगे समझेंगे जाके। अब इसके आरेख देखते हैं। नंबर 1, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जैसे कि ये हमारी मुख्य फोकस है, वो मुख्य अक्ष है, और ये हमारा दर्पण है। तो इसके समांतर अगर कोई रेखा जाएगी जाके, तो वो कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी जाके। क्लियर है। और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कुछ मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। अब जैसे इसी का उल्टा कर लिया जाए, अगर जैसे यहाँ से किरण आ रही है जाके, यहाँ से किरण आ रही है, तो वो इसके समांतर होके निकलेगी जाके। क्लियर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, कहाँ से, केंद्र से गुजरने के पश्चात वह किसी भी वापस उसी दिशा में परावर्तन हो जाती। जैसे ये है और यहाँ से ये हमारा अवतल दर्पण है, तो अगर हम इसके केंद्र से होकर जाए रेखा, तो वो उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये क्लियर है। ठीक, देखते आप अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु और मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं। जैसे ये हमारा दर्पण है, अब और यहाँ से कोई इधर से किरण आती है, तो ये है। ठीक, और यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं जाके। आगे अब इसकी विभिन्न स्थितियाँ, इन स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, चाहे कोई भी हो, ठीक, समय अवतल दर्पण में लगभग एक स्थिति को छोड़ करके स्टार्ट है हमारा। तो अगर बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब का मतलब होता है वस्तु की स्थिति, ठीक, प्रतिबिंब जहाँ पे उसकी छाया बनेगी जाके, प्रतिबिंब का आकार वो छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा जाके, और प्रतिबिंब की स्थिति वो उल्टा होगा या सीधा होगा जाके। यदि कोई वस्तु अनंत पर है, तो उसका जो फोकस होगा जाके वो बहुत ही बिंदु के आकार का होगा जाके, और प्रतिबिंब का आकार होगा जाके वो बहुत ही छोटा होगा जाके, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी जाके, वो वास्तविक और उल्टा बनेगा जाके। ठीक है ना। और सी से दूर है, परे मतलब दूर है, तो जो फोकस है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी जाके, फोकस और केंद्र के बीच में, और छोटा बनेगा जाके, और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही जाके। अगर सी पर है तो क्या बनेगा जाके, सी पर ही बनेगा जाके, बस बात समान साइज का होगा जाके, और वास्तविक उल्टा होगा जाके। सी और एफ के बीच में है तो वो हमारा दूर बनेगा जाके, क्योंकि इसका उल्टा है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, और बड़ा बनेगा जाके, और वास्तविक और उल्टा बनेगा जाके। क्लियर। और एफ पर है तो अनंत पर बनेगा जाके, ये इसका उल्टा है। एफ पर बनेगा तो अनंत पर अत्यधिक बड़ा बनेगा जाके, और वास्तविक उल्टा। ठीक, और पी और एफ यानी कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो दर्पण के पीछे बनेगा जाके, और बहुत अधिक बड़ा बनेगा जाके, और आभासी और सीधा बनेगा जाके। इस बिंदु को हमें याद रखना है, क्योंकि यही हमें दिक्कत कभी कभार ऑब्जेक्ट में आएगा जाके, तो दिक्कत कर सकता है जाके, क्योंकि बाकी के सब में कैसा है, वास्तविक और उल्टा बनता है जाके, केवल फोकस और पोल के बीच में बनता है जाके, तो दर्पण के पीछे बनेगा जाके, बहुत बड़ा बनेगा जाके, वर्धित बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा जाके, आभासी और सीधा बनता जाके। ठीक, क्लियर है। अब आगे पढ़ते हैं जाके हम अवतल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ेंगे जाके, अवतल दर्पण के उपयोग। नंबर 1 है टॉर्च, सैटेलाइट, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश के का समान शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दंत जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो भी प्रयोग करते हैं जाके।
चेहरे को बड़ा दिखने के लिए सेविंग दर्पण में भी इसका प्रयोग कर, सेविंग जो नाई होते हैं जाके वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, और सौर ऊर्जा में, सौर भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्तल दर्पण। कौन सा है हमारा? उत्तल दर्पण। और इसके बारे में, इसके पहले प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ से कैसा होगा जाके। ये उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती है जाके, ठीक है ना। कहाँ पे होती? मुख्य फोकस से अपसरित हो जाती, थोड़ी आगे बढ़ जाती जाके। क्लियर। और अगला है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। चलो इसको देखते हैं जाके। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अगला है उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित होती है। इसमें आपतन परावर्तन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं। ये तो वही स्थिति है जिसकी अवतल दर्पण में। ठीक। आगे है, इसमें केवल दो ही परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे वस्तु की, यदि वस्तु अनंत पर होगी जाके तो फोकस पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा जाके, अंततः छोटा होगा जाके, ठीक, और आभासी और सीधा होता जाके, ठीक। और क्या है, अनंत और दर्पण के फोकस के बीच में बने जाके, तो क्या दर्पण के पीछे फिर भी बनेगा जाके और छोटा होगा जाके, आभासी और सीधा होता है, ठीक। तो दोनों स्थितियों को देखते हैं। तो पहली है अनंत पर। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, क्लियर है, तो अगर यहाँ से किरण ये जा रही है, ठीक, तो अगर उसका परावर्तन ये हो जाएगा जाके, इसका इधर और इसका यहीं पे हो जाता है जाके, ठीक। आगे अगर कहाँ पे दर्पण के ध्रुव के बीच में है तो वो कहाँ पे बनेगी जाके, तो देख लीजिए, अगर ये वस्तु है जाएगी जाके तो ये इधर परावर्तित हो जाएगी जाके, तो ये कोण बनने वाली, ये कोण आपस में कैसे होंगे जाएंगे जाके, बराबर बनते जाके, ठीक। और अब जानते हैं इनका उपयोग। नंबर 1, ये सामान वाहनों में किया जाता है। कौन सा? ड्राइवर को, जो पीछे वाले वाहनों को हम देखते हैं उसके लिए हमें ये दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? यह सदैव सीधा और प्रतिबिंब छोटा बनाता जाके, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जाके जो पीछे बैठा हुआ ड्राइवर थोड़े शीशे में बहुत सारा दृश्य या चित्र देख सकता है, ठीक। और सिक्योरिटी दर्पण के लिए भी इसका प्रयोग होता। तो आ जाओ चिन्ह की प्रॉपर्टी, जिसको ये आगे जाके तो उसके लिए न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा सरल हो जाएंगे जाके अगर ये आगे तो, ठीक। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर यानी कि डेढ़ी तरफ हमेशा रखा जाता है जाके, ठीक, क्लियर है। और प्रकाश वो दर्पण पर बिंब से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से ही प्रतीत होता है। जैसे कि ये हमारा है, ठीक, तो दर्पण ये रखा है तो हमेशा दर्पण के इस साइड से ही प्रतिबिंब आएगा जाके। अगर वस्तु ऐसी है तो इधर से जाएगा जाके, तो जाएगा हमेशा उसके बाईं ओर से। ये क्लियर आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? आगे है, मुख्य अक्ष के समांतर दूरी ध्रुव से नापी जाती है। जो भी दूरी है ये है, अगर ये हमारा मुख्य अक्ष है तो यहाँ से हमारी जो भी दूरी होगी जाके वो नापी जाएगी, चाहे कोई भी दूरियां हो, मुख्य अक्ष के समांतर ही जो भी दूरी है वो नापी जाती है, ठीक। अगला है, अब यहाँ पे बताने वाली बात ये है, देखो अगर कोऑर्डिनेट हमने पढ़ी होगी जाके तो ये है, इसमें कोऑर्डिनेट में ये हमारा प्लस का होता है जाके, ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये माइनस का। बात समझे, ठीक। अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर चलते हैं इस साइड, तो इस साइड हमारा बाई अक्ष कैसा है? पॉजिटिव है, तो हमेशा दूरी पॉजिटिव ली जाएगी जाके, ये ध्यान रखना। अगर हम किधर जाते हैं? एक्स अक्ष पे जाते तब, अगर इस वाले एक्स अक्ष पे इधर जाते तो नेगेटिव दूरी आएगी जाके, ये ध्यान रखना। और इधर जाते हैं तो हमेशा नेगेटिव आएगी जाके। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है बस यहाँ पे। अगर इस साइड जाते हैं, अगर नीचे की तरफ चले गए जाके
तो ये हमारी इधर नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अगर इधर आगे जाके तो हम नेगेटिव लेंगे जाके। क्लियर? ओके, चलो पढ़ते हैं जाके आगे इसी को। मूल अक्ष के दाईं ओर यानी कि सीधे हाथ की तरफ एक्स अक्ष के अनुसार नापी गई दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है, जबकि मूल वाई अक्ष पे जाते हैं तो हमेशा ऋणात्मक दूरी ली जाती है। ठीक है, और ऊपर की ओर चलते हैं तो हमेशा कैसी ली जाती है? धनात्मक, और नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक लेती है। यही 4 चीज़ें हैं। हम कोऑर्डिनेट के अनुसार पढ़ते हैं तो उसमें भी यही आता जाके, तो इसमें भी हमारा वही आएगा जाके। क्लियर? और अगर हम चित्र से समझना चाहें तो ये रहा हमारा चित्र। अगर दे ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक, अगर हम इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिव दूरी, इस साइड चलते हैं नेगेटिव दूरी, ऊपर जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दूरी, और नीचे आते हैं तो नेगेटिव दूरी। क्लियर हुआ जाके? ठीक, ओके। बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है जाके। प्रतिबिंब मतलब वस्तु की दूरी ये वाली, यहाँ से अगर कोई उत्तल दर्पण मान लीजिए चाहे अवतल दर्पण, ये दूरी होती है हमेशा नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि वो इसी साइड होती है, इसलिए ये हमारी वाई अक्ष वो एक्स अक्ष पे नेगेटिव पे जाएगी जाके। ठीक है, अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी पॉजिटिव होती है जाके। दर्पण के लिए सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये v बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब मतलब कि जब हमारा वस्तु का इधर बनेगा जाके चाहे इधर बनेगा जाके। ठीक, तो ये चीज़ डिपेंड करती है जाके कि वो उत्तल दर्पण है या पॉजिटिव। ठीक, बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव आएगी जाके, और वस्तु की दूरी और फोकस दूरी किसमें? अवतल दर्पण में नेगेटिव होती है फोकस, और उत्तल दर्पण में हमारी पॉजिटिव होती है। आवर्धन क्षमता समझते हैं जाके। आवर्धन क्षमता का समझने का अर्थ है कि वस्तु को कितनी गुना बड़ा बनेगा जाके, वो कैसा बनेगा जाके, वो सीधा बनेगा जाके, उल्टा बनेगा जाके, या छोटा बनेगा जाके। हम इस आवर्धन क्षमता से हम उसकी आकृति की, उसकी ऊंचाई को हम निकाल सकते हैं। अब इसके सूत्र को देखते हैं जाके, तो इसका सूत्र है m बराबर आवर्धन क्षमता, m से डिनोट करते हैं जाके, तो ये हुआ जाके प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। इसे हम जनरली 2 फॉर्मूले, ये एक ये रहा और एक ये रहा, इसमें HI अपॉन H0 बराबर -v/u। यदि m ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है, तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा जाके। m कैसा है? धनात्मक है, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा जाके। और वस्तु की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर है, तो इसका मान नेगेटिव आता है हमेशा, तो वस्तु के आकार के माउस में बनेगा जाके। ठीक, क्लियर? ये 3 स्थितियाँ और हैं। अब समझते हैं अगला उसमें। तो दर्पण के समतल दर्पण की सदैव आवर्धन क्षमता 1 होती है। आभासी प्रतिबिंब होता है जाके और 1 दर्शाता है कि इसकी 1 ही होती है जाके, तो 1 हमेशा इसकी आवर्धन क्षमता यह दर्शाती है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा जाके। क्लियर? अब दर्पण में यही चीज़ें सेम टू सेम, कोई चीज़ चेंज नहीं होती। m पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण होगा जाके, नेगेटिव है यहाँ पे नेगेटिव होगा जाके, सॉरी, तो वो अवतल दर्पण होगा जाके। अगर नेगेटिव है तब भी वो अवतल दर्पण होगा जाके। m का मान यहाँ पे बड़ा आएगा, यहाँ पे 2 छोटा आएगा जाके। क्लियर? और आगे समझे। अगर हाँ इसके सूत्र की बात करते हैं तो 1/f बराबर 1/v - 1/u हो जाता जाके। ठीक है ना? वहाँ पे जो पॉजिटिव होता है जाके वो हमारा किस में बदल जाएगा जाके, यहाँ पे नेगेटिव में बदल जाता जाके। यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव है तो ये 1/f बराबर 1/v - 1/u हो जाता है जाके। कौन सा? 1/u हो जाता है जाके। ठीक, क्लियर है? ये 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये है हमारे 10th क्लास का साइंस का चैप्टर, जो बहुत ही ज़्यादा हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में लेके आएंगे जाके, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।